दोस्तों आज हम क्लास 11 बायोलॉजी का चैप्टर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स इसे हम आज स्टार्ट करेंगे। इसमें मेनली जो हम एनिमल टिश्यूज़ हैं उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। इन द प्रीसीडिंग चैप्टर्स यू केम अक्रॉस ए लार्ज वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म बोथ यूनिसेलर एंड मल्टीसेलर। जो पीछे चैप्टर्स पढ़े हमने उसमें हमने एनिमल किंगडम के अलग अलग वैरायटी के ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी की है, चाहे वह ऑर्गेनिज्म यूनिसेलर हो या फिर मल्टीसेलर हो। इन यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म ऑल फंक्शंस लाइक डाइजेशन, जो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म थे उनमें सभी फंक्शन जैसे कि डाइजेशन हो गया, रेस्पायरेशन हो गया या फिर रिप्रोडक्शन हो गया, ये सिर्फ एक सिंगल सेल के द्वारा परफॉर्म किए जाते थे। क्योंकि जो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है वो एक सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं, तो डाइजेशन हो, चाहे रेस्पायरेशन हो, चाहे रिप्रोडक्शन हो, ये सभी फंक्शन वही सिंगल सेल परफॉर्म करती है। इन द कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑफ मल्टीसेलर एनिमल्स the same basic function are carried out by different groups of cells in a well organized manner। अगर हम मल्टीसेलर एनिमल्स की बात करें जिनकी बॉडी कॉम्प्लेक्स होती है तो उनमें यही बेसिक फंक्शंस जैसे कि डाइजेशन, रेस्पायरेशन और रिप्रोडक्शन, इनको एक स्पेशल ग्रुप ऑफ सेल्स क्या करता है, कैरिड आउट करता है। यानी ग्रुप ऑफ सेल्स होगा, ये जो ग्रुप होगा सेल्स का ये स्पेसिफिक सेल से मिलकर बना होगा। यानी कुछ स्पेसिफिक सेल्स होगी जिनकी कैरेक्टरिस्टिक सेम हो, वो आपस में ग्रुप बना लेंगी और टिश्यू को क्रिएट करेंगी। फिर टिश्यू ऑर्गन को बनाएगा और अलग अलग ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम को बनाते हैं। तो यही इसमें कहा गया है कि जो ये बेसिक फंक्शंस हैं मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म में, इनको ग्रुप ऑफ सेल्स क्या करती हैं, कैरिड आउट करती हैं। ये ग्रुप ऑफ सेल्स जो हैं इन फंक्शन को परफॉर्म करेंगी और ऑर्गेनाइज्ड मैनर में परफॉर्म करेंगी। द बॉडी ऑफ ए सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक हाइड्रा इज मेड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल एंड द नंबर ऑफ सेल इन ईच टाइप कैन बी इन 1000। अगर हम एक सिंपल ऑर्गेनिज्म को ले जैसे कि हाइड्रा, तो हाइड्रा की जो बॉडी होती है वो अलग अलग प्रकार की सेल से मिलकर बनी होती है और हर एक प्रकार की सेल में बहुत सारी नंबर ऑफ सेल्स होंगी। इसमें दो चीज़ कही गई कि हाइड्रा की जो बॉडी होती है वो अलग अलग प्रकार की सेल्स से मिलकर बनी होती है, कोई सेल्स अलग प्रकार की, कोई सेल्स दूसरे प्रकार की। फिर और जो एक प्रकार की सेल्स में या फिर एक टाइप की सेल्स में जो सेल्स का नंबर होता है वो भी बहुत ज़्यादा हो सकता है, बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि थाउजेंड्स में। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि हाइड्रा की बॉडी है वो दो प्रकार की सेल से मिलकर बनी हुई है या तीन प्रकार की, ए सेल, बी सेल और सी सेल, ये हम सपोज कर रहे हैं। तो इसमें कहा गया कि जो ए सेल्स हैं, ए टाइप की सेल्स हैं, उनमें भी जो नंबर ऑफ सेल्स होंगी वो 1000 में हो सकती है। यानी जो ये ए टाइप है इसमें भी ये भी 1000 या फिर 10,000 बहुत ज़्यादा सेल से मिलकर बना होता है, इस प्रकार से बी में और सी में। द ह्यूमन बॉडी इज कम्पोज ऑफ बिलियन ऑफ सेल टू परफॉर्म वेरियंट फंक्शन। जो ह्यूमन बॉडी होती है वो भी बिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बनी होती हैं और ये सेल्स अलग अलग फंक्शंस करती हैं। हाउ डू दीज सेल्स इन द बॉडी वर्क टुगेदर। अब इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि जो ये अलग अलग प्रकार की सेल्स होती हैं, बिलियंस सेल्स हैं, ये एक साथ फंक्शंस कैसे करती हैं। इन मल्टीसेलर एनिमल्स ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स along with intercellular substance perform a specific function। जो मल्टीसेलर एनिमल्स होते हैं उनमें सिमिलर सेल्स का जो ग्रुप होता है, यानी एक जैसी सेल्स का जो ग्रुप होता है वो कुछ इंटरसेलुलर सब्सटेंस के साथ मिलकर कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस करता है। जैसे ये क्या हो गया, इसमें ये ग्रुप ऑफ सेल्स हैं और इस ग्रुप ऑफ सेल्स के बीच में कुछ इंटरसेलुलर सब्सटेंस हैं, तो ये ग्रुप ऑफ सेल्स इंटरसेलुलर सब्सटेंस के साथ मिलकर कुछ स्पेसिफिक फंक्शन करेंगी। सच एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड टिश्यू। इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन को हम टिश्यू कहते हैं। तो टिश्यू क्या है, टिश्यू में टिश्यू एक सिमिलर सेल्स का ग्रुप है जो इंटरसेलुलर सब्सटेंस के साथ मिलकर कुछ स्पेसिफिक फंक्शन करता है। ये टिश्यू की डेफिनेशन है। यू मे बी सरप्राइज टू नो दैट ऑल कॉम्प्लेक्स एनिमल्स कंसिस्ट ऑफ ओनली 4 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यूज। आप ये जानकर आश्चर्यचकित हो जाओगे कि जो कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हैं या फिर मल्टीसेलर एनिमल्स हैं वो सिर्फ 4 प्रकार के टिश्यूज से मिलकर बने होते हैं। जो मल्टीसेलर एनिमल्स हैं उनकी बॉडी में सिर्फ 4 प्रकार के टिश्यूज पाए जाते हैं, ये बेसिक टिश्यूज होते हैं। दीज टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज्ड इन स्पेसिफिक प्रपोर्शन। जो ये टिश्यूज हैं ये अलग अलग प्रकार की प्रपोर्शन में, अलग अलग प्रकार की अवरेज या मात्रा में क्या होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और पैटर्न भी इनका अलग अलग हो सकता है, स्पेसिफिक पैटर्न होता है। टू फॉर्म एन ऑर्गन लाइक स्टमक, लंग, हार्ट एंड किडनी।
जो ये टिश्यूज़ होते हैं ये स्पेसिफिक परपोर्शन या फिर स्पेसिफिक पैटर्न में ऑर्गेनाइज्ड होकर कुछ ऑर्गन बनाते हैं। जैसे स्टमक बना देंगे, लंग बना देंगे, हार्ट और किडनी बना देंगे। तो सेल्स, सिमिलर सेल्स जब ग्रुप बना रही तो टिश्यू बन रहा था, और इसी प्रकार से जो टिश्यू ग्रुप बनाते हैं, सिमिलर प्रकार के टिश्यूज, तो वो ग्रुप बनाकर ऑर्गन बनाते हैं। When two or more organ perform a common function by their physical and or chemical interaction, जब दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन्स एक कॉमन फंक्शन करते हैं, किसके द्वारा? फिजिकल या फिर केमिकल इंटरेक्शन के द्वारा। जब भी दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन्स में फिजिकली या फिर केमिकली इंटरेक्शन होगा तो वो कुछ कॉमन फंक्शन करेंगी। दे टुगेदर फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, और उसके बाद वो क्या बना देंगी? ऑर्गन सिस्टम बना देंगी। पहले सेल्स आया, फिर टिश्यू बने, टिश्यू के बाद ऑर्गन बने, अब ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम में दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन्स कॉमन फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं फिजिकल या फिर केमिकली इंटरेक्ट करके। जैसे एग्जांपल के तौर पर डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सब क्या है? ये ऑर्गन सिस्टम है। जैसे कि हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात लें, इसमें फेरिंग्स हो गए, फिर ओइसोफेगस, फिर स्टमक, उसके बाद इंटेस्टाइन। तो ये सभी ऑर्गन्स केमिकली या फिर फिजिकली इंटरेक्ट करके कॉमन फंक्शन कर रही है। वो क्या है? डाइजेशन का फंक्शन कर रही है। तो इसको हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम स्प्लिट अप द वर्क इन ए वे। सेल्स हो गया, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम अपने कार्य को इस तरीके से बांट लेती हैं कि हर इसमें क्या शो करता है? ये डिवीजन ऑफ लेबर को शो करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर डाइजेस्टिव सिस्टम में हम ले, डाइजेस्टिव सिस्टम में ओसोफेगस का अलग काम होगा, स्टमक का अलग काम होगा, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, इन दोनों का अलग अलग कार्य होगा। तो ऑर्गन सिस्टम ने अपने कार्य को बांट लिया है। इसी को हम कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर, एंड कंट्रीब्यूट टू द सर्वाइवल ऑफ द बॉडी एज ए होल। और यही जो ऑर्गन्स होते हैं ये एक साथ मिलकर क्या करते हैं? बॉडी के सर्वाइवल में कंट्रीब्यूट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अगला टॉपिक है एनिमल टिश्यूज। द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्स वेरी अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। एनिमल्स की बॉडी में जो सेल्स का स्ट्रक्चर है वो उनके फंक्शन के आधार पर अलग अलग हो सकता है। यानी जो सेल्स का स्ट्रक्चर है वो फंक्शन पर डिपेंड करेगा। Therefore the tissues are different and are broadly classified into 4 type। इसलिए जो टिश्यूज़ हैं वो भी डिफरेंट होंगे, क्योंकि टिश्यूज़ तो सेल से ही मिलकर बने होंगे। तो सेल्स का जब स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकता है, उनके फंक्शन पर डिपेंड करता है, तो टिश्यूज़ भी डिफरेंट होंगे। और टिश्यूज़ को ब्रॉडली 4 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है कि एनिमल में 4 प्रकार के टिश्यूज़, बेसिक टिश्यूज़ पाए जाते हैं। एपिथेलियल टिश्यूज़, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू। जो एनिमल की बॉडी होगी वो इन्हीं 4 बेसिक टाइप के टिश्यूज से मिलकर बनी होगी। सबसे पहला टिश्यू है इपिथेलियल टिश्यू। वी कॉमनली रेफर टू एन इपिथेलियल टिश्यू एज इपिथेलियम। हम कॉमनली इपिथेलियल टिश्यू को इपिथेलियम के नाम से जानते हैं। इपिथेलियम हम इसको कॉमनली कहते हैं प्लूरल इपिथेलिया। दिस टिश्यू हैज़ ए फ्री सरफेस। जो इपिथेलियल टिश्यू होते हैं उन पर एक फ्री सरफेस पाया जाता है, विच फेसेस आइदर ए बॉडी फ्लूइड और द आउटसाइड एनवायरनमेंट। और जो ये फ्री सरफेस होगा ये तो या तो ये बॉडी के जो फ्लूइड्स हैं उनकी तरफ होगा, इसका जो फेस होगा फ्री फेस या तो वो बॉडी फ्लूइड की तरफ होगा या फिर आउटसाइड एनवायरनमेंट की तरफ होगा। एंड दस प्रोवाइड ए कवरिंग और ए लाइनिंग फॉर सम पार्ट ऑफ द बॉडी। और जो ये फ्री सरफेस है ये बॉडी के जो कुछ पार्ट्स है उनको या तो कवरिंग प्रोवाइड कराता है या फिर लाइनिंग प्रोवाइड कराता है। तो मेनली एपिथेलियल टिश्यू क्या करेगा? बॉडी के कुछ पार्ट्स को, सम पार्ट्स को कवरिंग प्रोवाइड कराएगा या फिर लाइनिंग प्रोवाइड कराएगा। द सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड विद लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। जो एपिथेलियल टिश्यू की जो सेल्स होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्टली पैक्ड होती हैं और उनके बीच में इंटरसेलुलर मैट्रिक्स जो होगी, जो इंटरसेलुलर स्पेस होगा वो भी बहुत कम होगा। मैट्रिक्स एक स्पेशल सब्सटेंस होता है सेल्स के बीच में जो क्या करता है? एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो क्योंकि जो एपिथेलियल टिश्यू हैं वो बहुत ही कॉम्पैक्टली पैक्ड हैं, टाइटली पैक्ड हैं, तो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स इनके बीच में इसलिए कम होगा। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, नेमली सिंपल एपिथेलियम एंड कंपाउंड एपिथेलियम। और जो एपिथेलियल टिश्यूज हैं वो भी 2 प्रकार के हैं। पहला सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, दूसरा कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू। Simple epithelium is composed of a single layer of cells and function as a lining for body cavities, duct and tubes। जो सिंपल एपिथेलियम टिश्यूज हैं वो एक सिंगल लेयर ऑफ सेल से मिलकर बना होता है।
जो सिंपल एपिथेलियम सेल होगा, टिश्यू होगा, वो सेल्स की एक सिंगल लेयर से मिलकर बना होगा। सेल्स की एक सिंगल लेयर उसको कंपोस्ट करेगी। और इसका फंक्शन का क्या है? इसका फंक्शन है जो बॉडी कैविटीज़ हैं, डक्ट्स हैं और ट्यूब्स हैं, उनको लाइनिंग का काम करती हैं। एग्जाम्पल जैसे कि ये कोई अंदर से बॉडी ट्यूब है जो होलो है, तो जो इसकी लाइनिंग होगी यहाँ पर, इसको बनाने का काम, इसकी जो वॉल्स हैं इनको बनाने का काम करेगी एपिथेलियल टिश्यूज, सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज। कंपाउंड एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर सेल लेयर्स। जो कंपाउंड एपिथेलियम है वो सेल्स की 2 या 2 से ज़्यादा लेयर से मिलकर बना होता है। एंड हैज़ प्रोटेक्टिव फंक्शन, और इसका फंक्शन प्रोटेक्टिव होता है नेचर में। ये प्रोटेक्शन का काम करती है, जैसे कि हमारी स्किन में। स्किन भी हमारे जो बॉडी के अंदर के पार्ट हैं उनको प्रोटेक्ट का काम करेगी, तो स्किन में भी कंपाउंड एपिथेलियम पाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। On the basis of structural modification of the cell, simple epithelium is further divided into 3 types. और सेल्स में जो कुछ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस हो जाते हैं, सेल्स की स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होती है, इसके आधार पर सिंपल एपिथेलियम को 3 प्रकार के में डिवाइड किया गया है। पहला स्क्वेमस एपिथेलियम, दूसरा क्यूबोइडल सिंपल एपिथेलियम और तीसरा कोलमनार। The squamous epithelium is made of a single thin layer of flattened cell with irregular boundaries. जो स्क्वेमस एपिथेलियम सिंगल एपिथेलियम का टाइप है, जो स्क्वेमस एपिथेलियम है वो एक सिंगल थिन लेयर से मिलकर बना होता है, और इसकी जो सेल्स होंगी उनका स्ट्रक्चर फ्लैट होगा, वो फ्लैट सेल्स होंगी और बाउंड्रीज उनकी इरेगुलर होगी। दे आर फाउंड इन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स एंड एयर सैक्स ऑफ लंग्स। जो स्क्वेमस एपिथेलियम हैं ये ब्लड वेसल्स की वॉल्स में पाए जाते हैं, और जो लंग्स के एयर सैक्स होते हैं उनमें ये पाए जाएंगे। एंड आर इन्वॉल्व इन फंक्शन लाइक फॉर्मिंग ए डिफ्यूजन बाउंड्री, और इनका फंक्शन क्या है कि ये एक डिफ्यूजन बाउंड्री को फॉर्म करते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ सब्सटेंस क्या होते हैं, सिंपल डिफ्यूजन से ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो जो ये डिफ्यूजन बाउंड्री होती है, यहाँ पर मान लीजिए कोई सब्सटेंस डिफ्यूजन से आर पार हो रहे हैं और ये बाउंड्री है, तो जो ये डिफ्यूजन बाउंड्री है जो डिफ्यूजन में हेल्प कर रही है, ये स्क्वेमस एपिथेलियम से मिलकर बनी होती है। अब हम इसका ये डायग्राम देख लेते हैं। ये स्क्वेमस एपिथेलियम का डायग्राम है। ये फ्लैट सेल्स जो आप देख रहे हैं, इनकी स्ट्रक्चर ये फ्लैट सेल से मिलकर बनी होती हैं, और इनकी बाउंड्री भी इरेगुलर है। इरेगुलर इस तरीके से इरेगुलर बाउंड्रीज से ये मिलकर बनी होती हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट ये फ्लैट सेल से मिलकर बनी है। इसमें 2 इंपॉर्टेंट है कि ये जो एपिथेलियम सेल्स हैं कहाँ पर पाई जाती हैं। स्क्वेमस एपिथेलियम ब्लड वेसल्स के वॉल पर और लंग्स के एयर सैक्स पर, इंपॉर्टेंट है इसका ये। द क्यूबोइडल एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ ए सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल्स। जो क्यूबोइडल एपिथेलियम है वो क्यूब लाइक सेल्स की एक सिंगल लेयर से मिलकर बना होता है। क्यूबोइडल एपिथेलियम में क्यूब लाइक सेल्स पाई जाएंगी। दिस इज कॉमनली फाउंड इन डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स एंड ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन्स इन किडनीज। और जो क्यूबोइडल एपिथेलियम है वो कॉमनली जो ग्लैंड्स की जो डक्ट्स होती हैं वहाँ पर पाए जाते हैं, जहाँ पर वो अपना हार्मोन्स रिलीज करते हैं डक्ट्स में, तो इंडक्ट्स में ये पाए जाएंगे। साथ ही साथ जो किडनी में जो नेफ्रॉन्स हैं और इन नेफ्रॉन्स का जो ट्यूब वाला पार्ट है वहाँ पर ये पाए जाएंगे। एंड इट्स मेन फंक्शन आर सेक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। और क्यूबोइडल एपिथेलियम का मेन फंक्शन क्या है? सेक्रेशन और एब्जॉर्प्शन। द एपिथेलियम ऑफ प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन इन द किडनी हैज़ माइक्रोविलाई। इसी प्रकार से जो किडनी में जो पीसीटी पाए जाते हैं, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पाया जाता है नेफ्रॉन में, उसमें कुछ माइक्रोविलाई भी पाए जाते हैं। यानी उसके जो पीसीटी के जो क्यूबोइडल एपिथेलियम होंगे उसमें माइक्रोविलाई पाए जाएंगे। इसी तरीके से हम ये क्यूबोइडल का डायग्राम देख सकते हैं बी में। इसमें क्या है, ये क्यूब लाइक सेल्स हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं ये क्यूब लाइक सेल से मिलकर बना होता है। और ये जो ज़्यादातर पाए जाते हैं नेफ्रॉन्स पे पाए जाते हैं, किडनी के जो नेफ्रॉन्स हैं और ग्लैंड्स की जो डक्ट्स हैं वो इनसे मिलकर बनी होगी, क्यूबोइडल सेल्स है। ये कहाँ पर पाए जा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, यही नीट में पूछा जाता है। द कोलमनार एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ ए सिंगल लेयर ऑफ टॉल एंड सिलेंडर सेल। जो कोलमनार एपिथेलियम है वो एक टॉल और सिलेंडर, लंबी और जो पतली पतली सेल्स होती हैं उनकी एक सिंगल लेयर से मिलकर बना होता है। देयर न्यूक्लाई आर लोकेटेड एट द बेस। इंपॉर्टेंट है, कोलमनार एपिथेलियम का जो न्यूक्लियस होता है वो बेस पर लोकेटेड होता है, और इनका जो फ्री सरफेस होता है उस पर माइक्रोविलाई भी हो सकते हैं।
दे आर फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन एंड हेल्प इन सेक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। जो कोलमनार एपिथेलियम होते हैं वो स्टमक और जो इंटेस्टाइन होती है इनकी वॉल्स या फिर लाइनिंग जो होती है वहाँ पर पाए जाएंगे और इनका जो ये सेक्रेशन और एब्जॉर्प्शन में भी मदद करते हैं। अब हम ये कोलमनार एपिथेलियम सेल्स को देख सकते हैं। सी में दिखाया गया है। ये क्या है, ये टॉल और सिलेंडर सेल्स है और इनके जो न्यूक्लियस हैं वो भी बेस पर प्रेजेंट है। फंक्शंस इनका भी इंपॉर्टेंट है और कहाँ पर पाए जाते हैं फंक्शन से ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। इफ द कोलमनार और क्यूबोइडल सेल्स बियर सीलिया ऑन देयर फ्री सरफेस दे आर कॉल्ड सीलेटेड एपिथेलियम। अगर कोलमनार और क्यूबोइडल सेल्स अपने फ्री सेल्स पर सीलिया रखती हैं, कोलमनार और क्यूबोइडल सेल्स का जो फ्री सरफेस है उस पर सीलिया पाई जा रही हैं, तो इनको हम कहते हैं सीलेटेड एपिथेलियम टिश्यूज। देयर फंक्शन इज टू मूव पार्टिकल्स और म्यूकस इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन। जो सीलिया का जो फंक्शन होता है या फिर सीलेटेड एपिथेलियम का जो फंक्शन होता है वो पार्टिकल्स या म्यूकस को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करना होता है एपिथेलियम से। जो कोई भी पार्टिकल एपिथेलियम पर आएगा तो सीलिया और क्या करेंगी, इसको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करा देंगी। दे आर मेनली प्रेजेंट इन द इनर सरफेस ऑफ होलो ऑर्गन्स लाइक ब्रोंक्यूल्स एंड फैलोपियन ट्यूब। जो सीलेटेड एपिथेलियम होता है ये जो होलो ऑर्गन्स होते हैं जैसे ब्रोंक्यूल्स हो गया लंग्स के अंदर और फैलोपियन ट्यूब्स हो गया, ये जो होलो ऑर्गन्स है इनके इनर सरफेस पर ये पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है कहाँ पर पाए जा रहे हैं ये हम देख सकते हैं डी में। कोलमनार बियरिंग सीलिया, ये सीलेटेड एपिथेलियम सेल है क्योंकि इनके फ्री सरफेस पर ये सीलिया पाई जा रही हैं। ये मेनली फैलोपियन ट्यूब्स पर पाए जाते हैं और ब्रोंक्यूल्स में पाए जाते हैं। सम ऑफ द कोलमनार और क्यूबोइडल सेल गेट स्प्लैश्ड फॉर सेक्रेशन एंड आर कॉल्ड ग्लैंडुलर एपिथेलियम। कुछ कोलमनार और क्यूबोइडल सेल्स क्या हो जाते हैं, सेक्रेशन करने के लिए स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, या स्पेशलाइज्ड के या मॉडिफिकेशन के हैं। कुछ कोलमनार और क्यूबोइडल सेल्स क्या करने लगते हैं, सेक्रेशन करने लगते हैं और उनको हम कहते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। फिगर 7.2 में दिखाया गया है। और ग्लैंडुलर एपिथेलियम भी दो प्रकार के होते हैं, यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम कंसिस्टिंग ऑफ आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल्स। जो यूनिसेलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम होते हैं उनमें ग्लैंडुलर सेल्स आइसोलेटेड पाई जाती हैं, अलग अलग पाई जाती हैं। जैसे कि एलिमेंट्री कैनाल की जो गोबलेट सेल्स हैं जो म्यूकस सेक्रेट करती हैं, एलिमेंट्री कैनाल की गोबलेट सेल यूनिसेलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम से मिलकर बनी होती है। इंपॉर्टेंट है। एंड मल्टीसेलर, दूसरा है मल्टीसेलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम कंसिस्टिंग ऑफ क्लस्टर ऑफ सेल्स। इनमें क्या होता है, सेल्स क्लस्टर में पाया जाता है, गुच्छों में पाया जाता है। यूनिसेलर में अलग अलग पाया जाएगा, मल्टीसेलर में गुच्छों में पाया जाएगा, क्लस्टर में पाया जाएगा, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड में। ये आप देख सकते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। पहला है यूनिसेलर, इनमें जो यूनिसेलर ग्लैंड्स हैं जो सेल्स हैं वो अलग अलग पाई जा रही हैं। और जो मल्टीसेलर है इनमें एक प्रकार से गुच्छों में है, क्लस्टर ऑफ सेल्स हैं इनमें मल्टीसेलर ग्लैंड। ये दोनों एपिथेलियल टिश्यूज हैं। आप इनमें देख सकते हैं इनमें ये मल्टीसेलर ग्लैंड्स हैं, ये बनी हैं टिश्यूज से, क्लस्टर ऑफ सेल्स है और ये इनमें टिश्यूज हैं जो सेक्रेट करती हैं, सेक्रेशन का काम करते हैं, क्योंकि जो ग्लैंड हैं वही सेक्रेशन का काम करेंगी। और यहाँ पर ये यूनिसेलर ग्लैंड से आप देख सकते हैं अलग अलग। On the basis of the mode of pouring of their secretion, glands are divided into two categories। और जो सेक्रेशन मतलब पोरिंग का मतलब होता है किस चीज़ में सेक्रेशन कर रही हैं, सेक्रेशन ये खाली स्पेस में कर रही हैं या फिर ट्यूब में कर रही हैं, इसके आधार पर या मोड ऑफ पोरिंग के आधार पर ग्लैंड्स को दो प्रकार की कैटेगरीज में बांटा गया है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन ग्लैंड्स। Exocrine glands secrete mucus, saliva, earwax, oil, milk, digestive enzyme and other cell products. These products are released through ducts or tubes. जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो म्यूकस सेक्रेट करती हैं, सलाइवा जो मुंह में लार होती है उसको सेक्रेट करती हैं, ईयरवैक्स हो गया, ऑयल हो गया, मिल्क हो गया, डाइजेस्टिव एंजाइम हो गया और दूसरे सेल प्रोडक्ट्स को ही सेक्रेट करेंगी। और जो ये प्रोडक्ट सेक्रेट करेंगी या रिलीज करेंगी ये डक्ट्स या ट्यूब्स में रिलीज करेंगी। यही इनमें डिफरेंस होता है एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन में।
में। एक्सोक्राइन जो ग्लैंड्स होती हैं वो अपने प्रोडक्ट्स को डक्ट्स या फिर ट्यूब्स में रिलीज करती हैं। दूसरी तरफ एंडोक्राइन ग्लैंड डू नॉट हैव डक्ट्स, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं उनमें कोई भी डक्ट्स नहीं पाई जाती। देयर प्रोडक्ट कार हार्मोन्स आर सिक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द फ्लूइड बाथिंग द ग्लैंड, और जो इनके प्रोडक्ट्स होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के उनको हार्मोन्स कहते हैं, और वो डायरेक्टली जो ग्लैंड्स हैं डायरेक्टली जो ग्लैंड्स के चारों तरफ जो फ्लूइड हैं उसमें वो सेक्रेट किए जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये कोई एंडोक्राइन ग्लैंड से सपोज करिए और इसके चारों तरफ ये फ्लूइड है, तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के जो हार्मोन्स होंगे वो डायरेक्टली इस फ्लूइड में रिलीज किए जाएंगे, लेकिन जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होगी वो ट्यूब से रिलीज की जाएंगी, उसमें इस पर ट्यूब्स या डक्ट्स होंगी, इसके द्वारा वो अपने सब्सटेंस रिलीज कर। दूसरा है कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम इज मेड ऑफ मोर देन वन लेयर मल्टी लेयर्ड ऑफ सेल्स। जो कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यूज होते हैं वो दो से ज़्यादा सेल्स की जो लेयर्स हैं उनसे मिलकर बने होते हैं, इसलिए हमको मल्टी लेयर्ड टिश्यू भी कहते हैं। एंड दस हैज़ ए लिमिटेड रोल इन सेक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। और जो कंपाउंड एपिथेलियम है इनका मेन फंक्शन क्या होता है? प्रोटेक्शन करना, तो ये सेक्रेशन और एब्जॉर्प्शन का काम कम ही करती हैं, रोल इनका कम होता है। देयर मेन फंक्शन इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेसेस। जो कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू होते हैं इनका मेन फंक्शन प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना होता है, चाहे वो केमिकल स्ट्रेस हो चाहे मैकेनिकल स्ट्रेस हो। दे कवर द ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन। ये जो कंपाउंड एपिथेलियम है ये स्किन के ड्राई सरफेस को कवर करेंगी। स्किन का जो ड्राई सरफेस होता है वो कंपाउंड एपिथेलियम से मिलकर बना होता है। और बक्कल कैविटी का जो मोस्ट सरफेस है, हमारे मुंह के अंदर जो बक्कल कैविटी है इसका मोस्ट सरफेस कंपाउंड एपिथेलियम से मिलकर बना होगा। फेरिंक्स का हो गया, फेरिंक्स की इनर लाइनिंग, सलाइवरी ग्लैंड्स की जो डक्ट्स हैं उनकी इनर लाइनिंग, और पैंक्रियाटिक डक्ट्स जो डक्ट्स हैं, पैंक्रियास की जो पैंक्रियाटिक डक्ट्स हैं उनकी इनर लाइनिंग भी कंपाउंड एपिथेलियम से मिलकर बनी होगी, क्योंकि इनमें प्रोटेक्शन का काम ज़्यादा होता है। आप ये देख सकते हैं कंपाउंड एपिथेलियम, उसमें तो आप सिंपल एपिथेलियम में देख सकते हैं इस तरीके से जो टिश्यूज़ की एक लेयर थी, सिंपल लेयर थी, ये वाली सिंगल लेयर थी। लेकिन यहाँ पर कंपाउंड एपिथेलियम में ये एक लेयर हो गई, फिर दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर। तो जो कंपाउंड एपिथेलियम है वो दो या दो से ज़्यादा लेयर से मिलकर बना होता है सेल्स की। ये आप कंपाउंड एपिथेलियम का डायग्राम देख सकते हैं। All cells in epithelium are held together with little intercellular material. सभी सेल जो कंपाउंड एपिथेलियम में होती है उनको थोड़ा बहुत जो इंटरसेलुलर मटेरियल होता है वो आपस में उनको जोड़ कर रखता है। सेल के बीच में कुछ मटेरियल होगा वो इन सभी सेल्स को आपस में जोड़ कर रखेगा। इन नियरली ऑल एनिमल टिश्यूज स्पेशलाइज जंक्शन प्रोवाइड बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक्स बिटवीन इट्स इंडिविजुअल सेल। सभी एनिमल टिश्यूज में कुछ स्पेशल जंक्शंस होते हैं और ये जंक्शन क्या करते हैं? सेल्स के बीच में स्ट्रक्चरल और फंक्शनल लिंक्स प्रोवाइड कराते हैं। जो सेल्स होंगी उनके बीच में लिंक का काम करेंगे स्पेशल जंक्शंस जो उनको जोड़ कर रखेंगे। 3 टाइप ऑफ सेल जंक्शन आर फाउंड इन द एपिथेलियम एंड अदर टिश्यूज। एपिथेलियम टिश्यूज हो गए या फिर एनिमल्स के दूसरे टिश्यूज हो गए, इनके बीच में 3 प्रकार के सेल जंक्शंस पाए जाते हैं और ये जंक्शंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नीट में जंक्शंस पूछे जाते हैं। तो एपिथेलियम या दूसरे टिश्यूज के बीच में 3 प्रकार के सेल जंक्शंस पाए जाएंगे। दीज आर कॉल्ड एज टाइट जंक्शंस, एथेरिक जंक्शन और गैप जंक्शन। ये 3 जंक्शंस हैं, टाइट जंक्शंस, एथेरिक जंक्शन और गैप जंक्शंस। टाइट जंक्शन हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस अ टिश्यू। टाइट जंक्शन क्या करेंगे? कोई टिश्यूज हैं उससे कोई सब्सटेंस लीक ना हो, इसको वो स्टॉप करते हैं, रोकते हैं। यानी टिश्यूज से कोई भी सब्सटेंस लीक ना हो, टिश्यूज के बाहर ना जाए, इसको रोकने का काम करेंगे टाइट जंक्शन। एग्जाम्पल, ये कोई टिश्यूज हैं, इसके बीच में सेल्स हैं और यहाँ पर ये सेल्स में कुछ सब्सटेंस होंगे, तो इस टिश्यू से कोई सब्सटेंस बाहर ना जाए, इसको रोकने का काम करेंगे टाइट जंक्शंस। दूसरा है एथेरिक जंक्शन। एथेरिक जंक्शन परफॉर्मिंग सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल टुगेदर। एथेरिक जंक्शन सीमेंटिंग का काम करता है जिससे कि जो आसपास की सेल्स हैं वो एक साथ रहें, टुगेदर रहें। एथेरिक जंक्शन आसपास की जो नेबरिंग सेल्स हैं उनको जोड़ने का काम करता है, उनको आपस में सीमेंटिंग, उनके बीच में मतलब एक सीमेंटिंग मटेरियल की तरह काम करेगा जिससे वो आपस में जुड़ी रहें। इसको भी डायग्राम से देखते हैं। ये सेल्स हैं, ये सेल्स हैं, ये सेल्स हैं, ये
तो इन सेल्स ये आपस में सेल्स जुड़ी रहे हैं, इनके बीच में जो सीमेंट का काम करता है वो एडरिक जंक्शंस करता है। गैप जंक्शन फैसिलिटेट द सेल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म ऑफ एडजॉइनिंग सेल्स। जो गैप जंक्शंस हैं वो आसपास की जो सेल्स हैं उनके साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करता है, जिससे वो आपस में कम्युनिकेशन कर सकें। गैप जंक्शन, ये सेल है और ये सेल है, इनके साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करेगा गैप जंक्शन, जिससे आपस में कम्युनिकेट कर सकें। फिर इसके साइटोप्लाज्म को ये कनेक्ट कर देगा। फॉर रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड समटाइम बिग मॉलिक्यूल्स। और ये गैप जंक्शन इनके साइटोप्लाज्म को कनेक्ट इसलिए कर रहा है कि जो ये आयंस हैं, कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं या फिर बिग मॉलिक्यूल्स हैं, इनका जो सेल्स के बीच में जो आदान प्रदान है, जो ट्रांसफर है, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो सके। यही इन तीनों का फंक्शंस है और ये जंक्शंस इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। हेलो फ्रेंड्स, अगला टॉपिक है कनेक्टिव टिश्यूज़। कनेक्टिव टिश्यूज़ आर मोस्ट एबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी ऑफ कॉम्प्लेक्स एनिमल्स। एनिमल्स की बॉडी में जो कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं वो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं और सबसे ज़्यादा जगहों पर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। मात्रा में सबसे ज़्यादा होंगे और सबसे ज़्यादा जगहों पर भी ये पाए जाते हैं कनेक्टिव टिश्यूज़। They are named connective tissues because of their special function of linking and supporting other tissues या organs of the body। जो कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं वो बॉडी के जो दूसरे टिश्यूज़ होंगे या फिर जो दूसरे ऑर्गन्स होंगे, इनको लिंक करने का काम करता है, आपस में जोड़ने का काम करता है, इसीलिए इनको नाम दे दिया गया कनेक्टिव टिश्यूज़। एक तो जो दूसरे टिश्यूज़ होंगे या ऑर्गन्स उनको लिंक करने का काम करेगा और सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा। दे रेंज फ्रॉम सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यूज टू स्पेशल टाइप्स। जो इनकी रेंज है या फिर टाइप्स हैं उनमें सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यूज आ सकते हैं या फिर इनके कुछ स्पेशल टाइप्स भी हैं। स्पेशल टाइप्स इंक्लूड कार्टिलेज, बोन, एडिपोज एंड ब्लड। जो कनेक्टिव टिश्यूज के स्पेशल टाइप्स हैं उनमें कार्टिलेज आते हैं, बोन्स आते हैं, एडिपोज और ब्लड। इन ऑल कनेक्टिव टिश्यूज एक्सेप्ट ब्लड। सभी कनेक्टिव टिश्यूज में ब्लड को छोड़कर बाकी कार्टिलेज हो गया, सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, इन सभी में द सेल्स सेक्रेट फाइबर्स ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स कॉल्ड कोलाजन और इलास्टिन। ब्लड को छोड़कर जितने भी कनेक्टिव टिश्यूज हैं उनकी जो सेल्स होगी वो प्रोटीन के कुछ फाइबर्स सेक्रेट करेगी, जिनको हम कहते हैं कोलाजन और इलास्टिन। ब्लड को छोड़कर जितने भी कनेक्टिव टिश्यूज होंगे उनकी सेल्स फाइबर्स सेक्रेट करती है प्रोटीन्स के, और उन फाइबर्स का नाम है कोलाजन और इलास्टिन। इंपॉर्टेंट नाम है। द फाइबर्स प्रोवाइड स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द टिश्यू। और जो ये कोलाजन या फिर इलास्टिन फाइबर्स हैं ये टिश्यूज़ को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं, मजबूती प्रदान करते हैं, इलास्टिसिटी प्रोवाइड कराते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी लचीलापन उनको प्रोवाइड कराते हैं। These cells also secrete modified polysaccharides which accumulate between cells and fibers and act as matrix ground substance। और जो ये सेल्स होती हैं कनेक्टिव टिश्यूज़ की सेल्स, ये कुछ मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड्स भी सेक्रेट करती है, और जो ये पॉलीसैकेराइड सेक्रेट करेगी ये सेल्स और फाइबर्स के बीच में जाकर जमा हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा और मैट्रिक्स की तरह एक्ट करेगा। मैट्रिक्स कहते हैं ग्राउंड सब्सटेंस के रूप में, जो एक सतह प्रोवाइड कराता है जिसके ऊपर दूसरे सब्सटेंस आकर इकट्ठे होते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। कनेक्टिव टिश्यूज भी 3 प्रकार के हैं, 3 टाइप्स के हैं। पहला है लूज कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा डेंस कनेक्टिव टिश्यू और तीसरा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। Loose connective tissue has cells and fibers loosely arranged in a semi-fluid ground substance। जो लूज कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं उनमें उनकी जो सेल्स और फाइबर्स होंगी वो ग्राउंड सब्सटेंस में लूजली अरेंज होगी। लूज कनेक्टिव टिश्यू की सेल्स और फाइबर्स एक ग्राउंड सब्सटेंस होगा, और जो ग्राउंड सब्सटेंस या फिर मैट्रिक्स होगा वो सेमी फ्लूइड नेचर का होगा, ना तो पूरा सॉलिड होगा ना पूरा फ्लूइड होगा, वो होगा सेमी फ्लूइड नेचर का। तो इस सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस में या फिर मैट्रिक्स में जो सेल्स और फाइबर्स होती हैं वो लूजली अरेंज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल एरिओलर टिश्यू प्रेजेंट बिनीथ द स्किन। जो एरिओलर टिश्यू होता है वो स्किन के नीचे पाया जाता है। स्किन के नीचे वाला एरिओलर टिश्यू लूज कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है। फिगर 7.4 में शो किया गया है। आप ये देख सकते हैं फिगर ए में दिखाया गया है एरिओलर टिश्यू लूज कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है। इसमें ये मैक्रोफाजेज हैं
मैक्रोफाज होते हैं ये फेगोसाइटिक सेल्स होती हैं। फेगोसाइटिक का मतलब जो भी बाहर से फॉरेन पार्टिकल्स आएगा हमारी बॉडी में, जैसा वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करती है, नष्ट करने का काम करती हैं। ये फाइब्रोब्लास्ट होते हैं जो फाइबर्स रिलीज करते हैं, फाइबर सेक्रेट करेंगे। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ये कोलाजन फाइबर्स ब्लू कलर से, ये फाइब्रोब्लास्ट जो सेल्स हैं ये कोलाजन फाइबर्स को रिलीज कर रही हैं। और एक इसमें है मस्ट सेल्स। मस्ट सेल्स होती हैं जो कनेक्टिव टिश्यूज में पाई जाती हैं। ये क्या करती हैं, जब भी कोई एलर्जिक रिएक्शन होगी उसके दौरान ये हिस्टामाइन और दूसरे सब्सटेंस को रिलीज करेंगी। ऑफन इट सर्व एज ए सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम। और जो ये लूज कनेक्टिव टिश्यूज हैं ये कभी कभी जो एपिथेलियम टिश्यूज होते हैं उनको सपोर्ट भी प्रोवाइड कराती है, उनके लिए एक सपोर्ट फ्रेमवर्क की तरह भी एक्ट करती हैं। इट कंटेन्स फाइब्रोब्लास्ट। जो एरियोलर टिश्यू है इनमें फाइब्रोब्लास्ट पाए जाते हैं जो हमने अभी देखे। सेल्स दैट प्रोड्यूस एंड सेक्रेट फाइबर्स। फाइब्रोब्लास्ट में सेल्स होती हैं जो फाइबर्स को प्रोड्यूस भी करेंगी और फाइबर्स को सेक्रेट यानी रिलीज भी करेंगी। और ये नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है फाइब्रोब्लास्ट का फंक्शन। फाइब्रोब्लास्ट में सेल्स हैं जो फाइबर्स को प्रोड्यूस करती हैं और सेक्रेट करती हैं। मैक्रोफाजेस एंड मस्ट सेल्स। और जो एरियोलर टिश्यू है इनमें फाइब्रोब्लास्ट पाए जाते हैं। मैक्रोफाजेस जो हमने फेगोसाइटिक सेल देखी वो पाए जाते हैं और साथ ही साथ इनमें मस्ट सेल्स भी पाई जाती हैं। एडिपोज टिश्यू इज अनदर टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। एक तो पहला एरियोलर टिश्यू लूज कनेक्टिव टिश्यू का टाइप। लूज कनेक्टिव टिश्यू का दूसरा टाइप है एडिपोज टिश्यू, लोकेटेड मेनली बिनीथ द स्किन। और ये भी स्किन के नीचे, हमारी त्वचा के नीचे पाया जाता है। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर स्पेशलाइज्ड टू स्टोर फैट्स। जो एडिपोज टिश्यू की जो सेल्स होती हैं वो फैट्स को स्टोर करती हैं। ये फंक्शन इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये फंक्शन नीट में पूछा गया फंक्शन है। जो एडिपोज टिश्यू की जो सेल्स होंगी उनका फंक्शन होगा फैट्स को स्टोर करना। द एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स विच आर नॉट यूज इमीडिएटली आर कन्वर्टेड इनटू फैट। हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं, यानी ऐसे न्यूट्रिएंट्स जिनको हमारी बॉडी एकदम से यूज़ नहीं करती, वो फैट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और फैट्स में कन्वर्ट होने के बाद जो एडिपोज टिश्यू हैं उनमें स्टोर कर दिए जाते हैं। एडिपोज टिश्यू का भी हम डायग्राम देख लेते हैं। यह है एडिपोज टिश्यू। इसमें ये इसका फैट स्टोरेज एरिया है जहाँ पर जो एक्सेस न्यूट्रिएंट्स हैं वो फैट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और यहाँ पर स्टोर हो जाते हैं। ये एडिपोज टिश्यू की जो सेल्स हैं उनका ये न्यूक्लियस है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और ये आप देख सकते हैं, दोबारा से देख लीजिए एरियोलर टिश्यू का। एरियोलर टिश्यू में मैक्रोफाइट सेल्स पाई जाती हैं, फाइब्रोब्लास्ट सेल जो कोलाजन फाइबर्स को सेक्रेट करेगी और प्रोड्यूस करेंगी। और साथ ही साथ ये मस्ट सेल एलर्जिक रिएक्शन के दौरान जिनका यूज़ होता है, जो हिस्टामाइन को रिलीज करती हैं। फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट आर कॉम्पैक्टली पैक्ड इन डेंस कनेक्टिव टिश्यूज। अब अगला है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा टाइप है। डेंस कनेक्टिव टिश्यूज में क्या होता है, जो फाइबर्स और फाइब्रोब्लास्ट हैं वो इनमें कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा आपस में मिले हुए होते हैं। क्योंकि लूज कनेक्टिव टिश्यू में तो लूजली पैक्ड है, लेकिन यहाँ पर कॉम्पैक्टली पैक्ड हैं। ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर शो ए रेगुलर और इरेगुलर पैटर्न। और जो फाइबर्स का ओरिएंटेशन है, यानी फाइबर्स किस तरीके से अरेंज है, उसमें भी दो पैटर्न है। पहला पैटर्न रेगुलर पैटर्न और दूसरा इरेगुलर पैटर्न। एंड आर कॉल्ड डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर टिश्यूज। और इसी के आधार पर, फाइबर्स के ओरिएंटेशन के आधार पर, जो डेंस कनेक्टिव टिश्यूज हैं वो भी दो प्रकार के हैं, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज और डेंस इरेगुलर टिश्यूज। In the dense regular connective tissues, the collagen fibers are present in rows between many parallel bundle of fibers. जो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज हैं उनमें जो कोलेजन फाइबर्स होंगे वो बहुत सारे फाइबर्स के बंडल्स होंगे। यानी क्या होगा, बहुत सारे फाइबर्स के बंडल्स होंगे, पैरेलल बंडल्स। उन बंडल्स के बीच में जो कोलेजन फाइबर्स हैं वो रोज के रूप में प्रेजेंट होंगे। Tendons which attach skeletal muscle to bones and ligaments which attach one bone to another are example of this tissue. और डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज का एग्जाम्पल है टेंडन्स। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का। और टेंडन्स का फंक्शन क्या है कि ये स्केलेटल मसल्स को बोन्स और लिगामेंट से जोड़ती है। और एक बोन को दूसरे बोन से जोड़ने का काम भी टेंडन्स का ही है। पहले तो स्केलेटल मसल्स को बोन्स और लिगामेंट से जोड़ेगी, साथ ही साथ एक बोन को दूसरी बोन से जोड़ने का काम भी टेंडन्स का ही होता है।
अब हम ये डेंस रेगुलर टिश्यू का डायग्राम देखते हैं। अभी आप ये डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का डायग्राम आप देख सकते हैं। इसमें क्या है, ये आप गुलाबी रंग से आप देख रहे होंगे, पिंक कलर से। इसमें ये क्या है, ये बंडल ऑफ फाइबर्स हैं, फाइबर्स के बंडल्स हैं जो एक दूसरे के पैरेलली अरेंज है। आप ये सब बंडल्स देख रहे होंगे, और इन बंडल्स के बीच में जो कोलेजन फाइबर्स हैं, आप ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देख रहे होंगे। ये कोलेजन फाइबर्स इन बंडल्स के बीच में रो के रूप में अरेंज होती हैं। इस तरीके से ये अरेंज है इन बंडल्स के बीच में। ये डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का आप डायग्राम देख सकते हैं। Dense irregular connective tissue has fibroblast and many fibers, mostly collagen that are oriented differently. जो dense irregular connective tissues हैं उनमें जो फाइब्रोब्लास्ट और फाइबर्स हैं, फाइबर्स मोस्टली कोलेजन ही होते हैं, और इनकी जो डायरेक्शन है, ओरिएंटेशन है, वो डिफरेंट है, अलग अलग डायरेक्शन में ये अरेंज होते हैं। दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन द स्किन, और जो डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज हैं ये स्किन में प्रेजेंट होता है। इसका भी आप डायग्राम देख सकते हैं, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का आप ये डायग्राम है। इसमें क्या है, ये बंडल ऑफ फाइबर्स हैं, और इन बंडल ऑफ फाइबर्स के बीच में जो कोलेजन फाइबर्स हैं ये अलग अलग डायरेक्शन में इनकी ओरिएंटेड हैं, ओरिएंटेशन इनके अलग अलग डायरेक्शन में। ये इस डायरेक्शन में अरेंज है, ये इस तरीके से अरेंज है, ये इस तरीके से अरेंज है, यानी एक पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है, इरेगुलर वे में ये अरेंज हो रहे हैं, इसलिए इनको कहा गया डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज। और ये स्किन में प्रेजेंट होता है। कार्टिलेज बोन्स एंड ब्लड आर वेरियस टाइप ऑफ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। अब तीसरा टाइप है स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। इसके जो एग्जाम वो हैं, कार्टिलेज, बोन्स और ब्लड इन टिश्यूज में आते हैं, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज में। द इंटरसेलुलर मटीरियल ऑफ कार्टिलेज इज सॉलिड एंड प्लायबल एंड रेजिस्ट कंप्रेशन। जो कार्टिलेज का जो इंटरसेलुलर मटीरियल होता है, सेल के बीच में जो मटीरियल होगा वो सॉलिड होगा और प्लायबल यानी लचीला होगा, और कंप्रेशन को रेजिस्ट करेगा, रोकेगा। सेल्स ऑफ दिस टिश्यू कॉन्ड्रोसाइट। कार्टिलेज टिश्यू की जो सेल्स होती है उनको हम कॉन्ड्रोसाइट कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है नीट के लिए। Cells of cartilage tissue are called chondrocytes. Cells of this tissue are enclosed in small cavities within the matrix secreted by them. जो कार्टिलेज टिश्यू की जो सेल्स होती हैं वो मैट्रिक्स के अंदर स्मॉल कैविटीज होगी, इन कैविटीज के द्वारा वो एंक्लोज की गई होगी, यानी इन कैविटीज के अंदर होगी। पहले तो जो सेल्स होगी कार्टिलेज की वो कुछ मैट्रिक्स सेक्रेट करेंगी, मैट्रिक्स के अंदर स्मॉल कैविटीज होगी और उनके बीच में सेल्स पाई जाएंगी। मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इनवर्टिब्रेट एम्ब्रियोज आर रिप्लेस्ड बाय बोन्स इन अडल्ट। ज़्यादातर जो कार्टिलेज होते हैं वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज में वो अडल्ट पीपल में बोन्स के द्वारा रिप्लेस कर दिए जाते हैं। यानी जब लाइफ साइकिल की अर्ली स्टेज होगी, वर्टिब्रेट में लाइफ साइकिल की अर्ली स्टेज होगी, उनमें तो कुछ कार्टिलेज पाए जाएंगे एम्ब्रियो स्टेज में, लेकिन जैसे जैसे जो एनिमल्स हैं या फिर ह्यूमंस की बात ले लीजिए, वो अडल्ट होते चले जाएंगे तो जो ये कार्टिलेज है इनको बदलकर बोन्स आ जाएगी, बोन्स इनको रिप्लेस कर देगी। कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन द टिप ऑफ नोज, आउटर ईयर जॉइंट बिटवीन एडजेसेंट बोन्स ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, लिम्स एंड हैंड्स इन अडल्ट्स। लेकिन अडल्ट पीपल में भी जो सारी की सारी कार्टिलेज हैं वो बोन्स में रिप्लेस नहीं होती। कार्टिलेज एक तो टिप ऑफ नोज का जो टिप वाला पोर्शन है इस पर ये कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। एक आउटर ईयर जॉइंट जो हमारे कान के जो बाहरी के जॉइंट्स हैं ये भी कार्टिलेज के होते हैं, और जो वर्टिब्रल कॉलम है जो हमारी रीढ़ की हड्डी जिसे कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड, इनके बीच में इनके दो कॉलम के बीच में भी कार्टिलेज पाई जाती हैं। साथ ही साथ जो हमारे हाथ और पैर होते हैं यहाँ पर भी कार्टिलेज प्रेजेंट होगी। कार्टिलेज का हम डायग्राम देख लेते हैं। ए में कार्टिलेज का डायग्राम दिया गया है। यहाँ पर ये कोलेजन फाइबर्स हैं कार्टिलेज में, और ये कार्टिलेज की सेल्स दी गई हैं। कार्टिलेज की सेल्स को कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। ये इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
Bones have a hard and non-pliable ground substance rich in calcium salt and collagen fiber which give bones its strength. जो bones यानी हमारी हड्डियां जो होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती हैं और इनका जो सब्सटेंस होता है ये जिस सब्सटेंस से मिलकर बनी होती है एक तो वो सब्सटेंस हार्ड होगा और साथ ही साथ नॉन प्लायबल होगा, लचीला नहीं होगा, और रिच इन कैल्शियम सॉल्ट एंड कोलेजन फाइबर्स। बोन्स का जो सब्सटेंस होता है ग्राउंड सब्सटेंस वो कैल्शियम सॉल्ट से मिलकर बना होता है। कैल्शियम सॉल्ट उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, साथ ही साथ कोलेजन फाइबर्स भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं और ये कैल्शियम सॉल्ट और कोलेजन फाइबर्स बोन को उसकी स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं, मजबूती प्रोवाइड कराते हैं। इट इज़ द मेन टिश्यू दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेम टू द बॉडी। बोन्स वही मेन टिश्यू है जो हमारी बॉडी को एक फ्रेम प्रोवाइड कराता है, स्ट्रक्चरल फ्रेम प्रोवाइड कराएगा। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो हमारी बोन्स होती है वो कैल्शियम सॉल्ट्स में रिच होती है, नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। बोन्स सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्टवेयर टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। हमारी बोन्स का फंक्शन क्या होता है कि ये जो सॉफ्टवेयर टिश्यूज और सॉफ्टवेयर ऑर्गन्स होते हैं उनको एक तो सपोर्ट प्रोवाइड कराएगी, साथ ही साथ प्रोटेक्ट भी करेगी। द बोन सेल्स ओस्टियोसाइट आर प्रेजेंट इन द स्पेस कॉल्ड लैकुने। जो बोन सेल्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है, बोन की सेल्स को, हड्डियों की सेल्स को हम कहते हैं ओस्टियोसाइट, कार्टिलेज की सेल्स को कॉन्ड्रोसाइट, बोन सेल्स को ओस्टियोसाइट। जो बोन सेल्स या फिर ओस्टियोसाइट होती हैं ये स्पेस में पाई जाती हैं जिनको हम लैकुने कहते हैं। लिम्ब बोन्स सच एज द लॉन्ग बोन्स ऑफ द लेग्स सर्व वेट बियरिंग फंक्शन। जो हमारी लिम्ब बोन्स हो गई, जैसे हमारे पैरों की हड्डियां, वो क्या करती हैं, वो वेट को सहन करने का काम करती हैं। वेट बियरिंग फंक्शन मतलब जो हमारी बॉडी का पूरा वेट है वो हमारी बोन्स टॉलरेट करती हैं, सहन करती हैं। दे आल्सो इंटरेक्ट विद स्केलेटल मसल्स अटैच टू दैम टू ब्रिंग अबाउट मूवमेंट्स। जो हमारी बोन्स होती हैं वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट स्केलेटल मसल्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे जिससे हमारी बॉडी मूवमेंट करती है, चलने का काम करती है। द बोन मैरो इन सम बोन्स इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। कुछ बोन्स में बोन मैरो पाई जाती है और बोन मैरो में क्या होता है, ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होती हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी यहाँ प्रोड्यूस होंगी बोन मैरो में। आपने सुना होगा आजकल कैंसर की जो बीमारी है उसका इलाज भी बोन मैरो की वजह से किया जा रहा है। इसमें क्या होता है, बोन मैरो में जो हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं, आरबीसी ब्लड सेल्स, आरबीसी डब्ल्यूबीसी, ये यहाँ पर प्रोड्यूस होती हैं। साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल इज कॉल्ड बोन मैरो। अब हम ये डायग्राम देख लेते हैं। इसमें जो कार्टिलेज में जो ये कोलेजन फाइबर्स थे ये थोड़े लूजली अरेंज थे और प्लायबल नेचर के थे, लेकिन बोन में जो ये बोन टिश्यू होते हैं कॉम्पैक्ट होते हैं, मतलब हार्ड होते हैं। और यहाँ पर ये बोन सेल, इसका न्यूक्लियस, और बोन सेल को कहते हैं ओस्टियोसाइट। अब थर्ड स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है ब्लड। ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लूइड के रूप में होता है, जिसमें प्लाज्मा पाए जाते हैं, रेड ब्लड सेल्स पाई जाती हैं, व्हाइट ब्लड सेल डब्ल्यूबीसी पाई जाती हैं और प्लेटलेट्स पाई जाती हैं। इट इज़ द मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड दैट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंस। ये मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड है जो अलग अलग सब्सटेंस को, डिफरेंट सब्सटेंस को हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। यू विल लर्न मोर अबाउट इन चैप्टर 17 एंड 18। ब्लड के बारे में आप चैप्टर 17 और 18 में डिटेल में पढ़ेंगे। ये आप ब्लड देख सकते हैं, ये आरबीसी हैं, ये डब्ल्यूबीसी हैं और ये ब्लड प्लेटलेट्स हैं। हेलो फ्रेंड्स, अगला टॉपिक है न्यूरल टिश्यू। न्यूरल टिश्यू एक्सर्ट द ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर द बॉडीज रेस्पॉन्सिबल टू चेंजिंग कंडीशन। जो हमारी बॉडी में न्यूरल टिश्यू होते हैं वो जब भी कोई कंडीशन चेंज होगी उसके अगेंस्ट रेस्पॉन्स करने का काम इन्हीं न्यूरल टिश्यू का होगा। जैसे क्या हुआ, कोई ये गर्म चीज़ है, मतलब मान लीजिए टी है, गर्म चाय है, हमारी बॉडी ने क्या किया, इस पर टच किया। जैसे ही टच करेंगे तो हमारी बॉडी को एकदम पता लग जाएगा कि ये जो चाय है ये गर्म है ना कि ठंडी। तो वो किसकी वजह से पता चल रहा है, वो न्यूरल टिश्यू की वजह से पता चल रहा है। हमारी बॉडी ने जैसे ही इसे टच किया, हमारी अंगुली ने, फिंगर ने, तो हमारी बॉडी में एक इम्पल्स जनरेट हुआ। वो इम्पल्स जनरेट करती है ये न्यूरल टिश्यू। उस इम्पल्स को ये न्यूरल टिश्यू क्या करेंगी, हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने के बाद हमारे दिमाग के पास ले जाएंगी और हमारा जो ब्रेन है वो बताएगा कि ये चीज़ गर्म है। इसका जो डिटेल फंक्शन में हमने चैप्टर नंबर 21 में पढ़ा है।
आप उसमें इसका पूरा का पूरा फंक्शन देख सकते हैं। न्यूरॉन्स द यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम आर एक्साइटेबल सेल्स। तो जो न्यूरल सिस्टम की जो यूनिट होती हैं न्यूरॉन सेल्स, वो एक्साइटेबल सेल्स होती हैं, यानी वो चेंजिंग कंडीशन से एक्साइट हो जाती हैं, उनमें रेस्पॉन्स जनरेट हो जाता है। फिगर 7.8 में दिखाया गया है। द न्यूरोलॉजिकल सेल विच कॉन्स्टिट्यूट द रेस्ट ऑफ द न्यूरल सिस्टम प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट न्यूरॉन्स। और न्यूरॉन्स के अलावा नर्वस सिस्टम में या न्यूरल सिस्टम में न्यूरोलॉजिकल सेल्स पाई जाती हैं, और ये क्या करती हैं, ये न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट और सपोर्ट करने का काम करती हैं। न्यूरोग्लिया मेक अप मोर देन 1/2 द वॉल्यूम ऑफ न्यूरल टिश्यू इन आवर बॉडी। और हमारी बॉडी में जितने भी न्यूरल टिश्यू हैं उसकी वॉल्यूम का आधे से ज़्यादा न्यूरोग्लिया से मिलकर बना होता है, यानी न्यूरोग्लियल सेल से मिलकर बना होता है। आप ये इसका डायग्राम देख सकते हैं। न्यूरल टिश्यू, न्यूरॉन विद न्यूरोग्लिया, ये पूरा का पूरा न्यूरल टिश्यू है और ये इसमें न्यूरॉन दिखाया गया है। ये इसमें न्यूरॉन एक्सॉन्स हैं और ये न्यूरॉन की सेल बॉडी है और ये इसका न्यूक्लियस है। ये तो टर्मिनल पोर्शन इसका एक्सॉन होता है, ये मतलब टेल वाला पोर्शन, और ये इसकी सेल बॉडी है जिसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। इसकी डेंड्रिट, जो इसके प्रोजेक्शंस होते हैं इनको डेंड्रिट्स कहते हैं। और ये न्यूरोग्लिया, यानी ये अलग अलग न्यूरोग्लिया टिश्यू दिखाए गए हैं, ये सब न्यूरोग्लिया टिश्यू हैं। When a neuron is suitably stimulated, जब भी कोई न्यूरॉन स्टिमुलेट होगा, यानी चेंजिंग कंडीशन के अलोंग उसमें कोई स्टिमुलेशन होगा, एन इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस इज जनरेटेड, तो न्यूरॉन में एक इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस जनरेट हो जाएगा, विच स्विफ्टली ट्रेवल्स अलोंग इट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस जनरेट हुआ, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या होगा, ट्रेवल करेगा। अराइवल ऑफ द डिस्टर्बेंस एट न्यूरॉन्स एंडिंग्स, और जब ये डिस्टर्बेंस न्यूरॉन के जो एंड पार्ट है वहां पर पहुंच जाएगा और या फिर आउटपुट जोन में पहुंच जाएगा, ट्रिगर्स इवेंट दैट में कॉज स्टिमुलेशन और इनहिबिशन ऑफ एडजेसेंट न्यूरॉन्स एंड अदर सेल्स। क्या हुआ, एक न्यूरॉन की एंडिंग पर या फिर आउटपुट जोन में कोई डिस्टर्बेंस पहुंचा, तो इस न्यूरॉन के आसपास की जो सेल्स हैं या फिर आसपास के जो न्यूरॉन्स हैं उनमें ये इस डिस्टर्बेंस को ट्रिगर कर देगा, इस डिस्टर्बेंस को दूसरे न्यूरॉन में पहुंचा देगा। यानी उन न्यूरॉन्स में डिस्टर्बेंस को पहुंचाने के बाद उनको या तो स्टिमुलेट कर देगा या फिर इनहिबिट कर देगा। और अगर आप इसके पूरे जो फंक्शन है, पूरा इसका जो प्रोसीजर है उसको डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आप जो चैप्टर नंबर 21 है उसमें आप देख सकते हो, उसमें मैंने वीडियो बना रखी है। ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। The basic tissues mentioned above organize to form organs, which in turn associate to form organ system in the multicellular organism. जो multicellular organism है उनमें क्या होता है, जो ये टिश्यूज़ हैं, टिश्यूज़ आपस में अरेंज होकर ऑर्गन्स बनाते हैं। सेम टाइप ऑफ टिश्यूज़ आपस में अरेंज होंगे तो उससे ऑर्गन बनेगा। उसके बाद अलग डिफरेंट ऑर्गन्स आपस में कनेक्ट होकर कोई फंक्शन करेंगे और ऑर्गन सिस्टम बना देंगे। Such an organization is essential for more efficient and better coordinated activities of millions of cells constitute an organism. तो एक ऑर्गेनिज्म में मिलियंस ऑफ सेल्स पाई जाती हैं, तो इन मिलियंस ऑफ सेल को अगर अच्छी तरीके से कोऑर्डिनेटेड वे में काम करना है तो ये ऑर्गेनाइजेशन होना जरूरी है, ऑर्गन या फिर ऑर्गन सिस्टम का बनना जरूरी है। ईच ऑर्गन इन आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यूज। हर एक ऑर्गन हमारी बॉडी में एक या एक से ज़्यादा टिश्यूज से मिलकर बना होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अवर हार्ट कंसिस्ट ऑफ ऑल द 4 टाइप ऑफ टिश्यूज। हमारा जो हार्ट है, ह्यूमन हार्ट, उसमें 4 प्रकार के टिश्यूज पाए जाते हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और न्यूरल टिश्यू। We also notice after some careful study that the complexity in organ and organ system displays certain डिसर्नेबल ट्रेंड। हमने ये भी नोटिस किया, केयरफुल स्टडी करने के बाद साइंटिस्ट ये बता रहे हैं या फिर बायोलॉजिस्ट बता रहे हैं कि जो ऑर्गन या फिर ऑर्गन सिस्टम में जो एक कॉम्प्लेक्सिटी है, जटिलताएं हैं, ये भी अलग अलग डिफरेंट ट्रेंड शो करती हैं। वो ट्रेंड क्या क्या हैं? दिस डिसर्नेबल ट्रेंड इज कॉल्ड इवोल्यूशनरी ट्रेंड। ये जो डिसर्नेबल ट्रेंड है इनको हम इवोल्यूशनरी ट्रेंड कहते हैं, यानी जो ह्यूमंस हैं या फिर अलग अलग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें धीरे धीरे बदला हुआ, जिससे जो ये ऑर्गन सिस्टम है ये थोड़ा डिफरेंट फंक्शन करने लगे। यू आर बीइंग इंट्रोड्यूस टू मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ 3 ऑर्गेनिज्म एट डिफरेंट इवोल्यूशनरी लेवल्स टू शो देयर ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग।
आपको 3 ऑर्गेनिज्म की मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी के बारे में पढ़ाया जाएगा, अर्थवर्म, फ्रॉग और कॉकरोच, जिससे आप इनके जो इवोल्यूशनरी लेवल है, यानी इनमें समय के साथ साथ इवोल्यूशन होकर समय के साथ साथ इनमें क्या बदलाव हुआ, जिससे वो आप अच्छी तरीके से समझ सके और उसकी ऑर्गेनाइजेशन और फंक्शनिंग को समझ सके कि इवोल्यूशन से वो क्या ऑर्गन सिस्टम या फिर ऑर्गन्स कैसे अफेक्ट हो रहे हैं। मॉर्फोलॉजी रेफर्स टू स्टडी ऑफ फॉर्म्स और एक्सटर्नल विजिबल फीचर। मॉर्फोलॉजी कहते हैं एक्सटर्नल विजिबल फीचर की स्टडी को, जो हम आंखों से देखते हैं। इन द केस ऑफ प्लांट्स और माइक्रोब द टर्म मॉर्फोलॉजी प्रिसाइज मेनली ओनली दिस। प्लांट्स और माइक्रोब्स के उसमें केस में जो मॉर्फोलॉजी टर्म है वो इसे ही कहते हैं कि जो एक्सटर्नल विजिबल फीचर्स है उनकी स्टडी करना मॉर्फोलॉजी कहलाता है। इन केस ऑफ एनिमल दिस रेफर्स टू द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ द ऑर्गन्स और पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और एनिमल्स के केस में क्या होता है, जो मॉर्फोलॉजी कहते हैं जो ऑर्गन्स हैं या बॉडी के जो पार्ट हैं उनकी एक्सटर्नल अपीयरेंस क्या है। द वर्ड एनाटॉमी कन्वेंशनली इज यूज्ड फॉर द स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स इन द एनिमल। और एनाटॉमी क्या कहते हैं कि जो एनिमल्स के इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके बारे में स्टडी करना एनाटॉमी कहलाता है। यू विल लर्न द मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ अर्थवर्म, कॉकरोच एंड फ्रॉग रिप्रेजेंटिंग इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट। आप आगे आने वाले सेक्शंस में अर्थवर्म, कॉकरोच और फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी के बारे में स्टडी करेंगे।